गुड इवनिंग दोस्तों। सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैंने आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारतीय संविधान। और इस सीरीज के तहत हम लोग भारतीय संविधान के प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन बारी बारी से करेंगे और विस्तार पूर्वक उनका अध्ययन करेंगे, जो कि सिविल सर्विसेज के जो भी बच्चे हैं और जनरल कंपटीशन के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ये लाभदायक सीरीज है। और इस सीरीज के तहत आज मैं जो पहला चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उसका नाम है भारतीय संवैधानिक विकास। और इस चैप्टर का महत्व न सिर्फ पॉलिटी के खंड में है बल्कि इतिहास के खंड में भी है, क्योंकि आपको इतिहास में भी इस सेक्शन को पढ़ना होगा। और आप जानते हैं कि अगर भारतीय संविधान के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और इनकी जो विकास की यात्रा रही है वो कैसे रही है, और इस संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है। और इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि इस क्रम में कौन कौन से प्रावधान आए और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट रहा भारतीय संविधान पर। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उनसे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग इस वीडियो का, और न सिर्फ इस वीडियो का बल्कि इस सीरीज में जितने भी वीडियो आएंगे उनका अगर PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि सृष्टि IAS 20 है, आप टेलीग्राम के ऐप पर इसे सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये PDF, इसके अलावा भी वहाँ पे हम बहुत से महत्वपूर्ण कंटेंट डालते रहते हैं, जो कि जनरल कंपटीशन और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत लाभदायक है। करेंट अफेयर प्रत्येक दिन विद एनालिसिस हम डालते हैं वहाँ, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत में संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी से मान सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ व्यापारियों का एक समूह था और इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ, अर्थात पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। आरंभ में यह एक अधिकार 15 वर्षों का था, लेकिन आगे चलकर जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है इसे असीमित समय के लिए या काल के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार की रक्षा के नाम पर इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत में किलेबंदी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे लोग सेना भी रखना शुरू कर दिया। और अपनी सैनिक शक्ति के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जल्द ही भारतीय रियासतों, अर्थात भारतीय जो रजवाड़े थे, उनके राजनीतिक एवं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। आपको बता दें कि इन सफलताओं के पीछे उनका जो है ज्ञान विज्ञान से उनका जो नाता था, उनकी जो नॉलेज थी उसके संबंध में, वो उनकी चतुरता, विकसित हथियार आदि तो इसमें सहायक हुए ही। इसके साथ ही उस समय में भारत में गुटबंदियों का दौर चल रहा था और बड़े पैमाने पर गुटबंदियां चलती थी, खासकर राज दरबारों में। और ये लोग आपस में एकजुट नहीं थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने बहुत भरपूर तरीके से उठाया और फूट डालो और राजगुरु की नीति का अनुसरण करते हुए उसने भारत पर कब्जा जमा लिया। आपको बता दें कि 1757 ईस्वी, जो कि जून 1757 में हुई थी प्लासी की युद्ध, उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे और भारत की ओर से ये युद्ध सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के द्वारा लड़ा जा रहा था। किंतु लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया और उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और इस विश्वासघात की वजह से
सिराजुद्दौला की सेना हार गई और अंग्रेज की जीत हुई। यही वजह है कि इस प्लासी की युद्ध को विश्वासघाती युद्ध के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेज़ों की वास्तविक शक्ति का परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होगा, जिसमें अंग्रेज़ों की ओर से नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो होंगे और भारत की तरफ से 3 गुट अंग्रेज़ों के खिलाफ होगा, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना होगी, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होगी और भारतीय त्रिगुटों की हार होगी। और इसी के साथ जो है ये साबित हो जाएगा और अंग्रेज़ों के वास्तविक शक्ति का परीक्षण हो जाएगा। और इस युद्ध के उपरांत, अंग्रेज़ों की विजय के उपरांत 1765 में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि होगी, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाएगा, और जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को मिल जाएगा। और अब उनके पास जो है राजनीतिक अधिकार तो पहले से था, इस संधि के द्वारा वित्तीय अधिकार भी मिल जाएगा और इस वित्तीय शक्ति के दम पर ये बंगाल को लूट का केंद्र बना देगा और आगे चलकर इसी वित्तीय और आर्थिक शक्ति संसाधन के बल पर वो पूरे भारत के क्षेत्र को अपने अधीन कर लेगा और आगे चलकर ये संपूर्ण भारत को गुलाम बना लेगा। आपको बता दें कि 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि से तो कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सर्वेसर्वा हो गई और भारत में कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक सफलता एवं मालगुजारियों की वजह से, अर्थात कर उगाहियों की वजह से ब्रिटेन में यह जो है मैसेज गया वहाँ की सरकार संसद के पास, और उसने ये ज़रूरी समझा कि अब भारत में कंपनी के क्रियाकलाप को नियंत्रित किया जाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि 1772 ईस्वी तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर हो गई थी और इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोग थे वे निजी व्यापार पर बल देने लगा, अपने अपने मुनाफा की तरफ वो बल देने लगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई। और एक समय ऐसा आया, 1772 की बात है ये, कि उनके पास इतना धन नहीं था कि वो अपने अधिकारियों की वेतन भत्ता का जो है पे कर सके, अतः उसने अंग्रेजी सरकार अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन की मांग की, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि भारत में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो चल रही है, क्योंकि एक अधिकारी जो यहाँ से नॉर्मल होकर जाता है वो जब भारत से लौटता है तो राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है यहाँ और एकदम धनवान बनकर आता है, लेकिन वही कंपनी जिसका संपूर्ण भारत पर एक अधिकार है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी लचर कैसे हो सकती है। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए जो प्रथम प्रयास किया वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से ही स्पष्ट है कि यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार तथा संसद ने पहली बार कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए लाया था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, यहाँ 1773 ये गलत टाइपिंग हो गया है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था
और ये 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट था, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1774 किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। साथ ही सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, इस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों को कहा गया कि वो किसी भी प्रकार का उपहार भी नहीं ले सकते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल था उसे 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चंस पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। हालांकि इनसे पहले एक एक्ट और आया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, लेकिन वो इतना खास है नहीं, इसलिए इसे मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया था, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी प्रशासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश राज्य क्षेत्र कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनसे पहले कंपनी प्रशासित क्षेत्र को कंपनी का क्षेत्र कहा जाता था, जबकि इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया। साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति पहले की तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो करता था, परंतु इसे कहा गया कि अब ऐसा करने से पहले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही किया गया और इसके माध्यम से कंपनी पर जो नियंत्रण का शिकंजा है और कस दिया गया। और इस प्रकार नियुक्त गवर्नर जनरल को सम्राट जब चाहे वापस बुला सकता था। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया और एक सदस्य जो है प्रधान सेनापति होता था। इनमें से सपरिषद काउंसिल सहित गवर्नर जनरल को युद्ध, राजस्व तथा राजनीतिक मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के देशी राज्यों के प्रति युद्ध या शांति या किसी अन्य विषय में किसी भी प्रकार की नीति अपना नहीं सकता था। बाद में एक्ट में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि यदि गवर्नर जनरल जरूरी समझे तो अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर दें। आगे आप देखेंगे कि इस एक्ट में जो है भारत अधिनियम के द्वारा अर्थात पिट के भारत अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का पहले से अधिक नियंत्रण स्थापित हो गया। ऐसा एक प्रकार का दोहरा शासन स्थापित करके किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक अधिकार और वाणिज्यिक अधिकार को अलग कर दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के द्वारा राजनीतिक अधिकार और वाणिज्यिक अधिकार को पृथक कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। और इस प्रकार दोहरा शासन भारत में या द्वैध शासन भारत की बात करें तो उसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो भी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बंगाल में द्वैध शासन और भारत में द्वैध शासन। तो यहाँ हम भारत में द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, ना कि बंगाल के द्वैध शासन, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में की गई और इसका अंत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में किया गया था। किंतु यहाँ भारत में द्वैध शासन की बात हो रही है, तो ये 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू हुआ और आगे चलकर 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इंग्लैंड में एक नियंत्रक
बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य होते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुआ था और ये 6 सदस्यीय था, याद रखिएगा। इंग्लैंड का वित्त मंत्री तथा राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसके सदस्य होते थे और इसके अलावा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। यह नियंत्रण बोर्ड कंपनी के संचालकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऊपर होता था, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तुलना में कम शक्तिशाली था। कंपनी के मालिकों का बोर्ड, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में आ गया या होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी मामलों की देखरेख तथा नियंत्रण निर्देशन का अधिकार भी दे दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कितना शक्तिशाली बना दिया गया और ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण कंपनी पर किस तरीके से मजबूत बना दिया गया इस एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के संचालकों के नाम आदेश भी जारी कर सकता था। इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार का कंपनी की गतिविधियों पर मजबूत नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के संचालक मंडल को भारत से प्राप्त तथा भारत भेजे जाने वाले सभी कागजात की प्रतिलिपि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष रखनी पड़ती थी, जिन्हें वह चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती थी या उसमें परिवर्तन भी करके नया रूप भी दे सकती थी। इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा स्वीकृत या संशोधित आदेश को संचालक मंडल को मानना ही पड़ता था, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो आदेश दिया जाता था उसे मानना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए बाध्यकारी था। इस तरह संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों और निर्देशों के अधीन कर दिया गया और उन पर उनके आदेशों को बाध्यकारी बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संचालक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को केवल कंपनी के व्यापारिक कार्यों के प्रबंधन की शक्ति प्रदान की गई। बाद बाकी शक्तियाँ जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। संचालक मंडल कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता था, परंतु यदि सम्राट चाहे तो ऐसी किसी भी नियुक्ति को निरस्त भी कर सकता था। अर्थात ओवरऑल कहें तो सैद्धांतिक रूप से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया, लेकिन अंतिम शक्ति जो है ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में ही नहीं था। लेकिन गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेना आवश्यक बना दिया और जो एक बचा गवर्नर जनरल भारत में, उस पर भी किसका कंट्रोल हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अर्थात ओवरऑल हम कह सकते हैं कि किसका? ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके प्रति जवाबदेह था? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो हम कह सकते हैं कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कंपनी पर ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण काफ़ी मजबूत बना दिया गया। आगे चलकर 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया और इसके माध्यम से जो भारत के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी अपने परिषदों के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार रखने लगा। अर्थात आपसे क्वेश्चंस आएगा कि किस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को अपने परिषदों के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे चलकर आप देखेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया और ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा और जो है चीन के साथ कंपनी के व्यापार और चाय के व्यापार पर जो एकाधिकार था वो सुरक्षित रखा गया। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो इसे समाप्त किया गया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन
इसे ख़त्म कब किया गया पूर्ण रूप से अगर पूछे तो इसका उत्तर होगा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर खर्च के लिए सालाना 1 लाख रुपये देने की बात कही गई। साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। इसके बाद अगला जो एक्ट आया वो आया 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसके माध्यम से कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार ख़त्म कर दिया गया, अर्थात कंपनी की चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को पूर्णतया राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी बना दिया गया। साथ ही इस चार्टर एक्ट अर्थात 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया। तो आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। साथ ही इस चार्टर एक्ट के द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसका प्रमुख लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, अर्थात उसकी अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इसके अलावा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दी गई और कंपनी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के मामले में भारतीयों से किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की मनाही की गई। संपूर्ण भारत के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार सब परिषद अर्थात गवर्नर जनरल और उनके परिषद को दे दिया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया और ये क्यों आया आप सभी को पता होगा कि 1757 ईस्वी के महान क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों की जो चूल है या नींव है वो हिल गई और इसी वजह से अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी और इसी क्रम में भारतीय शासन अधिनियम 1858 जो है वो सामने आया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अब भारत का शासन सम्राट के नाम से किया जाने लगा, अर्थात भारत पर अब ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम हो गई और कंपनी का शासन खत्म हो गया। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल के बजाय वायसराय कहा जाने लगा और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन चलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इसके बाद 1858 ईस्वी का एक्ट भी उन्हीं के समय में आया और इस एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, अतः लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय कहलाया। साथ ही भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया और भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक भारत परिषद का भी निर्माण किया गया। यह परिषद भारत सचिव को उसके कार्य में सहायता देती थी। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को अर्थात COD और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इन दोनों का कार्य भारत सचिव को दे दिया गया, अर्थात अब तक जो ये कार्य करते थे इन सभी कार्यों को किसको सौंप दिया गया, भारत सचिव को। इस तरह 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से द्वैत शासन समाप्त हुआ। आपको याद होगा कि भारत में द्वैत शासन जो है किस एक्ट के द्वारा, मैंने बताया था 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था। इस द्वैत शासन की समाप्ति 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हो जाएगा और इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में अंग्रेज़ों ने विलय विस्तार की नीति को भी त्याग दिया। आगे चलकर 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया। इस अधिनियम के द्वारा
गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया, परंतु ये सदस्य न तो बजट पर बहस कर सकते थे और न ही प्रश्न पूछ सकते थे। तो यहाँ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि पहली बार किस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। लेकिन ध्यान रहे कि इस एक्ट के द्वारा यह अधिकार तो दिया गया, परंतु सदस्य को न तो बजट पर बहस करने और न ही प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। साथ ही अब सपरिषद प्रांतीय गवर्नर अर्थात बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी कानून बना सकते थे। यह एक तरह से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे और संपूर्ण भारत के लिए कानून वही बनाते थे। लेकिन अब इस 1861 ईस्वी के एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को भी यह अधिकार दिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के माध्यम से हुआ। आगे चलकर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया और अब यहाँ पर गवर्नर जनरल के परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई, परंतु अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहा, अर्थात ज़्यादा संख्या में सरकारी सदस्य ही रहे। सीमित रूप से में तथा अप्रत्यक्ष पद्धति से ही सही अब परिषद के सदस्यों का चुनाव शुरू कर दिया गया, अर्थात भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में कब हुई, तो 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। साथ ही इस भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीय सदस्यगण जो अब तक बजट पर बहस नहीं कर सकते थे और प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, उन्हें बहस करने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, किंतु उसे मतदान करने का और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का मतलब है कि जैसे आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर आपको दिया और आप उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और इससे संबंधित कुछ और पूछना चाहते हैं अपने संतुष्टि के लिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा भारत के किसी भी राजनीतिक गुट को संतुष्ट करने की जो आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। यहाँ तक कि 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम नरम दल को भी संतुष्ट नहीं कर पाया। नरम दल भी इस अधिनियम से असंतुष्ट रहे। आगे चलकर 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोएगा और फूट डालो और राज्य करो की नीति को जन्म देगा। एक्चुअली भारत सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधार का एक मसौदा पेश किया, जिसके आधार पर 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसलिए इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। आपको बताते चलें कि 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। सदस्यों को प्रस्ताव रखने, बजट पर बहस करने, प्रश्न करने तथा मतदान का भी अधिकार दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह सब अधिकार नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि सैद्धांतिक रूप से उन्हें बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने तथा मतदान का सीमित अधिकार तो दे दिया गया, किंतु अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ये अधिकार होते हुए भी नहीं थे। साथ ही इस एक्ट का सबसे भयावह रूप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था। एक्चुअली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की सबसे खराब बात थी, यह सबसे बड़ी दोष थी। इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं को करना था। इस तरह अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिकता का जहर बो दिया, जो आगे चलकर भारत के विभाजन के साथ भारत पाकिस्तान के रूप में
उभर कर सामने आया, और जो कि भारत के लिए बहुत ही दुखद स्थितियां लेकर और भयावहता की जो समस्या और जो संकट है वो भारतीयों के समक्ष रखा। क्योंकि आप जानते हैं कि इस दौरान कितने लोगों की निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई और मौत के घाट उतार दिए गए इस दंगा के माध्यम से। आगे हम देखेंगे मोंटेग्यू घोषणा। एक्चुअली यह घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, ये याद रखिएगा, ये तिथि पूछता है। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव मोंटेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात ब्रिटिश संसद में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया। यह घोषणा यह था कि भारत में अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य और नीतियों से संबंधित थी यह घोषणा एक्चुअली। और इसमें मोंटेग्यू ने कहा कि भारत में स्वशासी अर्थात स्वायत्त शासन संस्थानों का धीरे धीरे अर्थात क्रमिक रूप से विकास किया जाएगा, और यह इस प्रकार विकास किया जाएगा कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में प्रगति करते हुए उत्तरदायी शासन प्रणाली की दिशा में आगे बढ़े तथा शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, और यह सब भारतीयों के सहयोग तथा जवाबदेही निभाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन इस दिशा में कब और किस मात्रा में प्रगति होगी इसका निर्धारण भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार ही करेंगे। इसका मतलब यहाँ है कि इस बात का निर्धारण ब्रिटिशों के हाथ में था कि भारत जो है अपने देश के शासन को संभालने के लिए सक्षम है कि नहीं है, और आपको पता है कि वो क्यों ऐसा कहेगा कि भारत सक्षम है और वो उसको शासन देगा। ऐसा संभव था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो छोड़ के कब का चले गए होते भारत। वो तो चाहता था कि भारत के जो लोग हैं उन पर इस तरह की जो लांछन है वो हम लगाते चलें और इस के आड़ में हम भारत को लूटते रहें। आगे हम देखेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। एक्चुअली भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड ने 1917 के अगस्त महीना के 20 तारीख अर्थात 20 अगस्त की जो है एक घोषणा किया, और इस घोषणा को लागू करने के लिए एक मसौदा पेश किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था, उन्हें लागू करने के लिए भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू ने एक मसौदा पेश किया 1918 ईस्वी में, और इसे ही मोंटेग्यू रिपोर्ट कहा गया। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों आदि स्थानीय निकायों में पूर्ण लोकप्रिय नियंत्रण स्थापित हो। दूसरी बात इसमें कहा गया कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए। तीसरी बात इसमें कही गई कि केंद्रीय असेंबली का विस्तार तथा उसमें भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधि देना सुनिश्चित किया जाए। यही रिपोर्ट 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम अर्थात मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का आधार बना। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी जानते हैं, उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रांतों से संबंधित क्या उपबंध किए गए। एक्चुअली इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रांतों में दोहरा अर्थात द्वैत शासन लागू करना था। इसके लिए शासन के विषयों को प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों में बांटा गया। केंद्रीय विषयों की बात करें तो उसमें रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और टंकन, आयात निर्यात, कर इत्यादि रखे गए तथा शांति और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, कृषि आदि को प्रांतीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रांतीय विषयों को भी फिर दो भागों में बांटा गया। पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में
स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, कृषि आदि को रखा गया और इसका प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपा जाना था, जबकि शांति और व्यवस्था, पुलिस, वित्त, भूमिकर और श्रम जैसे कुछ अन्य विषय गवर्नर जनरल के अधीन आरक्षित किए गए, जिनका प्रशासन उसे सरकारी सदस्यों के सहयोग से चलाना था। प्रांतीय परिषदों का विस्तार भी किया गया, साथ ही निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, मताधिकार का विस्तार किया गया। दुर्भाग्य बस सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को न केवल बनाए रखा गया बल्कि इसे और विस्तारित किया गया। अब मुसलमानों के साथ साथ सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियन को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहाँ ध्यान रहे कि क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा सिखों, यूरोपियों, भारतीय, ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही आपसे ये पूछेगा कि प्रांत में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लाया गया, तो भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। दूसरा पूछता है कि इस 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसी के समय में आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड भी चेम्सफोर्ड के समय में भी हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे प्रांतों के गवर्नर आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल या भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों में भी वह संवैधानिक मुखिया का कार्य न करके अक्सर मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध काम करता था। वह किसी भी विधेयक को रोक सकता था तथा विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत विधेयक को प्रमाणित कर सकता था। वह अध्यादेश जारी कर सकता था, विधानमंडल को भंग करके समस्त प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। वह विधानमंडल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा भी सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारा शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में था और भारतीयों को सिर्फ उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। और आपको पता है कि जब उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए उनके पास शक्तियाँ ही नहीं होगी तो फिर वो अपने उत्तरदायित्व का वहन कैसे करेगा। और अंग्रेज़ यही चाहता था कि वो वहन नहीं कर पाए और उन पर ये लांछन लगे कि वो उत्तरदायी नहीं है, इसलिए हम उनको स्वायत्त शासन उनको नहीं सौंप रहे हैं। इसके अलावा इस अधिनियम में केंद्र से संबंधित कुछ उपबंध थे, उनके बारे में देखते हैं। केंद्रीय स्तर पर पहले की तरह ही निरंकुश सरकार चलती रही और वह सैद्धांतिक रूप से केवल ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी थी। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बना दिया गया। मताधिकार अब भी सीमित रहा, यद्यपि दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया, परंतु गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ा दी गई। वह कटौतियों का पुनः स्थापन कर सकता था, विधेयकों को प्रमाणित कर सकता था और अध्यादेश जारी कर सकता था। इसके दोष या कमियों की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू किया गया दोहरा या द्वैध शासन बहुत ही भद्दा, भ्रमपूर्ण और जटिल था। इसके द्वारा बहुत ही चालाकी से भारतीय राजनेताओं को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों की चूहादौड़ में फंसा दिया गया। इसी तरह केंद्र में गवर्नर जनरल के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने से गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत भी छलावा मात्र था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत शासन अधिनियम 1919 भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए शीघ्र ही असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जो कि भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान जो वर्तमान में है उनमें तकरीबन 250 से अधिक अनुच्छेद को या तो हूबहू या कुछ तब्दीली के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठाया गया है। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता को कायम किया गया, अर्थात 1919 ईस्वी के द्वारा जो प्रांत में द्वैध शासन लगाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। और ये उनकी इस भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। अब प्रांतों का शासन लोकप्रिय मंत्रियों की सलाह से गवर्नर द्वारा चलाया जाना था। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। प्रांतों में दोहरा शासन
अर्थात द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे प्रांतों में तो समाप्त किया गया किंतु इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। आप यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब द्वैत शासन अच्छी नहीं थी, जिसके कारण अपने प्रांतों से इसे समाप्त किया, तो फिर इसे केंद्र में लगाने की क्या ज़रूरत थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सब दिखावा मात्र था कि प्रांतों में हमने समाप्त कर दिया, जबकि आपने केंद्र में तो इसे लगा ही दिया। इसके अलावा केंद्र के प्रशासनिक विषयों को 2 प्रकारों में संरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया, जैसा कि उस समय प्रांतों के विषयों को किया गया था। संरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल सरकारी सदस्यों की सहायता से करता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों के द्वारा किया जाना था, जो विधानमंडल के सदस्यों में से एक होते थे और उसी के प्रति जवाबदेह भी होते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भी था, जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और देसी रियासतों से मिलाकर बनाया जाना था। लेकिन देसी रियासतों के लिए इस प्रस्तावित संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था, अर्थात वैकल्पिक था, इसलिए यह व्यवस्था अमल में नहीं आ सकी। मताधिकार का विस्तार किया गया इस अधिनियम के द्वारा। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को और बढ़ाते हुए हरिजनों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। सिंध प्रांतों को बम्बई से अलग कर दिया गया। साथ ही बिहार और उड़ीसा प्रांत का विखंडन करके बिहार तथा उड़ीसा नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए। भारत मंत्री के अधिकारों में कटौती की गई तथा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और एक संघीय न्यायालय तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट के प्रावधान के तहत किया गया। तदुपरांत 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारतीय नेताओं को एकजुट करने और भारत में संवैधानिक सुधार को आगे बढ़ाने के मकसद से भेजा गया, लेकिन वो भारतीय आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे। इसी क्रम में आगे चलकर फिर 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना को मार्च 1946 में भारत भेजा गया और जिसके सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनके द्वारा किया गया। फिर 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, BN राव को संवैधानिक सलाहकार और SC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आगे चलकर 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जो आगे चलकर भारत का उद्देशिका बनेगा, जब 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। और आपको बता दें कि संविधान सभा जो कि भारतीय संविधान के निर्माता थे, और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया और उनको इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा और इनके इतने दिनों के अथक परिश्रम के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान पर 26 नवंबर 1949 को सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हुए और उसी दिन संविधान की नागरिकता आदि से संबंधित कुछ उपबंध तत्काल लागू कर दिए गए, किंतु संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और यही वजह है कि 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ के जहन में एक बात और आता होगा या कई बार पहले आया होगा कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया इस संविधान को पूर्ण रूप से। 24 को भी तो किया जा सकता था, 25 को भी तो किया जा सकता था। तो आपको बता दें कि ये इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसी तिथि से प्रत्येक वर्ष भारत की स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा।
और इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 का तिथि चुना गया संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। तो आज इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलेंगे और इसी तरीके से उसका विश्लेषण सहित अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।